दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार। मेरे दोस्तों, पिछले बहुत लंबे वक्त से हरियाणा जो कि मध्य धरती कहलाता है भारत की, वहां पर एक बहुत भारी गफलत मची हुई है। एक बहुत भारी हंगामा मचा हुआ है और उस हंगामे की जो जड़ है वो है गाने, संगीत, म्यूजिक। जी हाँ, जिस म्यूजिक, जिस संगीत और जिन गानों को सुनकर हम अपने दिमाग को तरोताजा करते हैं, उसी संगीत के कारण हरियाणा के अंदर दो जातियां आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ने की कगार पर हैं। अब दैनिक अंगारा देख रहे दर्शक सोचेंगे कि ये कैसे कैसी बातें हो रही है, क्या कोई गानों की वजह से आपस में भिड़ भी सकते हैं? बिल्कुल, जब आप हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा के अंदर यही हो रहा है कि दो जातियां एक दूसरे के साथ इस वजह से लड़ने को तैयार हैं क्योंकि कुछ जो गायक हैं उनके जो गाने हैं वो यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। वो सामान्य जो हमारे मीडिया डोमेन्स है वहां से हटा दिए गए हैं। लेकिन जो गाने एक वक्त पे इटली के अंदर मुसोलिनी की सत्ता के खिलाफ इतना बड़ा हथियार बन गए थे कि बेला चाव ने मुसोलिनी को उखाड़ के फेंक दिया था। वो गाने आज हरियाणा के अंदर सामाजिक सौहार्द को कैसे बिगाड़ रहे हैं, सामाजिक स्थितियों को किस तरह से गड़बड़ा रहे हैं, और क्या गाने इतना असर कर सकते हैं कि वो एक समाज को पूरे के पूरे को दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दें? तो मैं कहूंगा कि हाँ, नानक के दौर में हमने देखा था कि नानक ने गाने गा गा के पूरे समाज को जगा दिया था। और जब समाज को जगाया जा सकता है तो समाज को सुलाया भी जा सकता है। तानसेन नाम के एक ऐसे शानदार कलाकार हुए जो अपने गानों से दिए जला देते थे, जिसका नाम दीप मल्हार था। वो अपने गानों से बारिश बुलवा देते थे, जिसका नाम मेघ मल्हार था। तो क्यों गानों से दो समाजों को आपस में लड़वाया नहीं जा रहा? आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ इसको विस्तृत रूप से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट राजनारायण पंघाल। और राजनारायण पंघाल ना सिर्फ जाने माने एक सामाजिक विश्लेषण करता है, बल्कि एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है और हरियाणा के समाज को बहुत गहरे तक जानते हैं। कलाकार रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। अपनी प्रस्तुति इन्होंने गानों के माध्यम से रखी है। इन्होंने अपनी प्रस्तुति अब ये सीरीज के माध्यम से अपनी प्रस्तुति रख चुके हैं। एक गायक कलाकार के तौर पर ये बहुत आदरणीय है हरियाणा में। दूसरे हमारे साथ है हमारे एडवोकेट साथी प्रिया लेगा। प्रिया लेगा एक जाना माना नाम रही है हरियाणा के अंदर, जो महिला विषयों के ऊपर बहुत गहरी समझ रखती हैं, जो ग्रामीण मुद्दों के ऊपर बहुत गहरी समझ रखती हैं। और बतौर महिला वो सामाजिक रूप से हरियाणा के ताने बाने को समझती हैं। वो महिलाओं का पक्ष यहाँ पे रखेंगे कि किस तरह से हरियाणवी गानों में महिलाओं को खास करके ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, सेक्सिफाई किया जाता है। तो आप दोनों महानुभवों का मैं एडवोकेट देव लोहान दैनिक अंगारा की तरफ से भी स्वागत करता हूं, आप दोनों का सम्मान करता हूं। तो राजनारायण जी, मैं ओपनिंग रिमार्क्स के साथ आपके शुरू करना चाहूंगा, तो पहले आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स इस इन परिस्थितियों पर दें। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का नमस्कार, जो आने वाली 10-15 मिनट तक हमारी चर्चा को सुनेंगे। और हरियाणवी बोली एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसको किसी सीमाओं से हम बांध नहीं सकते। हालांकि जो हरियाणा शब्द है वो बहुत लेट आया है, लेकिन हरियाणवी बोली उससे पहले आ चुकी है। और खेल, कला व संस्कृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और इनकी शुरुआत इस वजह से हुई थी कि जो हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको बढ़ाया जा सके। और उसकी आड़ में कुछ गायक जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम अच्छे गायक हैं, वो उन गीतों द्वारा समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते, जो कहीं ना कहीं किसी ऐसे लेखक द्वारा लिखे जाते हैं जिसको इतनी समझ नहीं है कि सोसाइटी को कैसे आगे लेके जाना है। और एज एन एडवोकेट, हमेशा जो एडवोकेट होता है वो सामाजिक विषयों पर अपनी खुलकर राय देता है, और जो सामाजिक ताना बाना है उसमें उसका अहम योगदान होता है। उसी कड़ी में हम भी जैसे जैसे मौका मिलता है, जहां जहां भी कोशिश करते हैं कि अपनी बात को मुख्य रूप से रखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ऐसा ही अभी इन दिनों हमारी जो बर्निंग न्यूज है, जो अखबारों की हेडिंग है, और जो हमारे सोशल मीडिया है, उस पे इस गन कल्चर को लेकर काफी सारी बातें की जा रही हैं। आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से कई बातें रखेंगे। जी देवलाल।
प्रिया जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं? क्योंकि आप बतौर महिला है ना, लंबे वक्त से अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई और सेक्सीफाई होते हुए देख रही होंगी। क्या गन कल्चर को प्रमोट करना ही एक अपराध है, या महिला को सिर्फ और सिर्फ हाय तेरी तागड़ी ऐसी, हाय तेरे ढूंगे ऐसे? जितने भी कलाकार हैं वो गा तो यही रहे हैं ना, अपनी भाभी के बारे में उनके शब्द सुन लो, उन लड़कियों के बारे में। तो लड़कियों को तो बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ती होगी ऐसे गानों की वजह से। लोहान साहब, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हरियाणवी कलाकार जो हैं या फिर हरियाणवी चाहे राइटर हों, जो भी हों, हमेशा एक लड़की को लेके ही इनकी सारी बातें इर्द-गिर्द घूमती हैं। और वो शब्द इतने ज़्यादा भयंकर हैं कि शायद कोई 2 पीढ़ी आपस में बैठ के भी ना सुन पाएँ। अभी बात आ जाती है कि कल्चर की, गन कल्चर की। हमारा यहाँ का एग्रीकल्चर है, गन कल्चर नहीं है। और रही बात अब ये कि बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं, वो ज़्यादा इनके वायलेंस के आप देखोगे कि जो भी इनके गाने हैं, वो मेनली टारगेट होता है इनका कि अहिंसा को बढ़ावा देना, गन कल्चर को बढ़ावा देना, वो यही चीज़ देख रहे हैं, नशे को बढ़ावा देना। हमारे जो हरियाणवी कल्चर के अंदर जो एक हम पहले बात आती थी कि अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट करें, वो चीज़ कहीं न कहीं अब धूमिल होती जा रही है। और नया अगर इसमें कुछ देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे फ़िल्में हैं, वो एक सेंसर बोर्ड जो होता है, सीबीएफसी, वो उनको अप्रूव करता है, उनके सर्टिफ़िकेट को। तो हरियाणवी गाने जो हैं, वो हमेशा यूट्यूब पे डाल दिए जाते हैं। कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, कोई इनको परमिशन देने वाली बात नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि सेंसर बोर्ड का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना इसलिए ज़रूरी है, ताकि अच्छे-बुरे में भेद कर पाना, जो यहाँ पे अपने गाने आ रहे हैं। अभी हम गाने तो देखो, अब जो भी सॉन्ग आएगा, उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं ये कलाकार आगे इन इस तरह वाले गानों को लेके? क्योंकि हम खुद उनके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। अब हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं देखने से, लेकिन अगर ये गाने बन गए हैं तो देखे भी जाएँगे। हमारा मकसद ये है कि हम इन गानों को बनने से ही रोक दें। जो सेंसर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे होनी चाहिए। अकेले कलाकारों की भी इसमें कोई ज़्यादा गलत बात नहीं कह सकते हम। कलाकार तो जो दिखेगा वो बिकेगा वाली बात है। जो लोग सुन रहे हैं वो बनाएँगे। और कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड होता जाएगा। अगर कुछ बुराई है तो उसमें भी अपग्रेड होके और बुराई वाले सॉन्ग आते जाएँगे। तो मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, एक सेंसर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, प्रशासन का थोड़ा-सा इसमें दबाव होना चाहिए कि वो इस तरह वाली चीज़ों को बढ़ावा ना दे। हमारा प्रशासन एक तरफ तो ये कह रहा है कि आप नशे से दूर रहो, और एक तरफ इन्हीं सॉन्ग की वजह से बढ़ावा भी मिल रहा है। बच्चे जो हैं गन को देखते हैं, आपस में लड़ाई-झगड़ा को देखते हैं कि अब ये क्या सेंस बनती है, एक खटोला बाहर, एक खटोला अंदर, मतलब प्रशासन जो है, कानून जो है अपने हाथ में ले लेंगे क्या सब? तो कहीं बहुत न अच्छा। कहीं हाँ जी। हम बात कर रहे हैं बैन कल्चर की। अब गन कल्चर से हटने के लिए आप दोनों मेरे साथी हैं, अधिवक्ता साथी हैं। आप बात कर रहे हैं कि गन कल्चर से हटने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैन कल्चर। सारी चीजों को बैन कर देते हैं, सारी चीजें सरकार की निगरानी में होनी चाहिए। अब सरकार बताएगी हम क्या सोचें और क्या ना सोचें। अगर यही बातें रही तो क्या हम भारत के अंदर द गॉड फादर जैसी मूवी बना पाएंगे कभी भी? अब एक तरह से मैं देखूं तो गॉड फादर ने पूरे की पूरे एक कल्ट की स्थापना करी अमेरिका के अंदर, और पूरे एक इतने बड़े देश को बदल के रख दिया, जिसमें अल पचिनो और ब्रेंडन मार्लेनो जो थे, उन्होंने एकदम से सारी चीजों को बदल के रख दिया। क्या सरकार को चाहिए कि वो हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं, एक कलाकार के लिए उसकी कल्पनाएं उसका जीवन है, तो क्या क्या सरकार ये बात तय करेगी कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है? क्या ये इमरजेंसी के दिनों की तरफ वापस लौट जाना नहीं है, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी ये निर्धारित करती थी, संजय गांधी ये निर्धारित करता था कि तुम्हें क्या देखना है? मैं ये जवाब प्रिया से चाहूंगा कि समाज के अंदर कलाकार को खुद हम इतना जागरूक क्यों नहीं करते कि उसको खुद पता हो कि उसको क्या करना है। अगर हर चीज के बीच में हम सरकार को लाने लग गए, प्रशासन को लाने लग गए, तो कल को मूर्तियों के ऊपर भी बैन लगेगा, और कोई ना कोई बेवकूफ आके कह सकता है कि खजुराहो की मूर्तियों पर भी बैन लगा दो, क्योंकि खजुराहो की मूर्तियां भी तो बिना कपड़ों के है। कोई बेवकूफ आके कह सकता है कामा सूत्रा के ऊपर भी तो बैन लगा दो, क्योंकि महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित वो महाग्रंथ जो है वो भी तो नंगनता फैला रहा है। हाँ जी प्रिया जी।
देखिए, हमारा देश जो है एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अगर हम इस तरह वाली बातों का अगर बढ़ावा देंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि विश्व गुरु वाली बात रह जाएगी। अभी बात आपने ये कही कि कुछ चीज़ों पे बैन, देखिए मैं यूँ कह रही हूँ कि जो चीज़, जो बात यूथ को बिगाड़ रही है, हमारे देश के भविष्य को बिगाड़ रही है, हमारा जो आज है, बच्चे हैं, वो कल कुछ ना कुछ बनेंगे। हम नहीं चाह रहे कि वो क्राइम और क्रिमिनल की ओर अग्रसर हो। अपराध और अपराधी जितने बढ़ेंगे हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए समस्या है। हम किसी बात को किसी बात से अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे ना, तो डेफ़िनेटली हमें कुछ चीज़ों की अच्छाई और बुराई ज़रूर देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है प्रिया जी, अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। पंघाल साहब, आप कलाकार भी हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। शायद इस चीज को आप बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं कि कलाकार की अपनी कल्पनाएं हैं और उन कल्पनाओं का समाज के ऊपर असर है। मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा हूं। मैंने जैसे कहा कि एक गाना था इटली के अंदर, और उस गाने ने सरकार पलट दी थी। पाकिस्तान के अंदर जब जियाउल हक आया था तो एक गाना आया था कि खतरे में इस्लाम नहीं, खतरा है जरदारी को, खतरा है सरदारी को। उस गाने ने पूरे के पूरे जियाउल हक के खिलाफ जनता को उद्वेलित कर दिया था। तो वो भी एक कलाकार थे और ये भी एक कलाकार हैं। तो हम बैन कल्चर को बढ़ावा दे के क्या समाज को सुधार सकते हैं? राजनारायण। जी, बिल्कुल देव लोहन जी, आपने सही बात की कि हमें जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो अभी ये जो राइटर हैं, उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है कि वो इस लेवल बिल्कुल। का सोच सकें कि वो अंधी दौड़ में चलते जा रहे हैं। और धरती का पहला काव्य पाठ हमारे कुरुक्षेत्र की धरती पे हुआ, जब अर्जुन ने को कृष्ण ने गीता का जो काव्य पाठ किया था। तो लेकिन क्योंकि हम उसको इतना नहीं बता पाए, और हमारी जो सरकारें थी, पहले अंग्रेजों के अधीन थे, फिर हम पंजाब के अधीन थे, उसके बाद 66 में अलग हुए, तो हमारे जो राजनेता थे उन्होंने पहले रोटी के जुगाड़ में लग गए, वो पेट भरते हैं, बाद में हम अपनी कला को देखेंगे। लेकिन हमारे पास कला की बहुत बड़ी विरासत है। उस काव्य पाठ से हम कुरुक्षेत्र की धरती पे बहुत बड़ा एक मैसेज देने के लिए एक केंद्र स्थापित कर सकते थे। वो शायद अभी आने वाले दिनों में होगा। रही बात हमारे जो राइटर की है, तो उन राइटर, वो तो राइटर समझ रहे हैं, लेकिन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उनको राइटर नहीं मानता। वो सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब क्योंकि ये समाज में क्वेश्चन उठ गया है और इस पे बहुत बड़ी बहस हो रही है, हर जगह बहस हो रही है कि ऐसे राइटर को क्या ऐसे गीत देने चाहिए गायक को कि वो गायक उन गीतों को गाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे जो हरियाणवी जो भाई हैं, युवा भाई हैं, उनकी कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है, और हम 10-15 कोस पे हमारी बोली भी बदल जाए और हमारे जो है गोत्र भी बदल जाए हैं, और जो हमारी पूजा पाठ की पद्धति है उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा चेंज आ जाए है। तो उन सब चीज़ों में एक कॉमन जो चीज़ होती है सोसाइटी को जो एक सूत्र में पिरोती है, तो उसकी मेरे को लगता है कि अभी शुरुआत हुई है, और इस जागरूकता अभियान के माध्यम से हम उनको कह सकते हैं कि भाई देखो, गीतों का हमेशा से योगदान रहा है और रहेगा आगे भी, हमेशा इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप गीतों के माध्यम से अपने युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, उनको अच्छा खेल के मैदान में अच्छे करें, वो पढ़ाई के में कुछ करें और एक अच्छे इंसान बने। एक अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें गीतों के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। जी, देवलाल जी। राजनारायण जी, जब हम हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो हरियाणा में यकीनन तौर पर गीता का जो काव्य पाठ था वो हमारी धरती पर हुआ, लेकिन उससे पहले भी चारों वेदों की जो रचना है वो इसी धरती के ऊपर हुई। महामृत्युंजय मंत्र की रचना यहाँ पर हुई। दुर्वासा ऋषि से लेकर महर्षि परशुराम तक इस धरती से रहे हैं। तो इस धरती का जो इतिहास है वो 1966 से नहीं बनता है, ना ही इस धरती का इतिहास महाभारत से बनता, ना ही हरियाणा शब्द जो है वो इतना नया है कि वो 1966 से ही उसकी स्थापना की जाए। हर मतलब महादेव और याना मतलब बच्चे। महादेव के जितने भी बच्चे हैं वो हरियाणा के ही रहने वाले लोग हैं। वो हरियाणा वहीं से शुरू हो जाता है जहां महादेव का नाम आ गया। राजा सुदास की मैं घटना बताना चाहूंगा। ऋग्वेद के अंदर वर्णित है ये राजा सुदास, जिसको द बैटल ऑफ द 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है, 10 राजन्य के नाम से जाना जाता है। तो 10 राजन्य भी अपने आप में एक काव्यात्मक प्रस्तुति है जिसे कुरुक्षेत्र की धरती पर ही लड़ा गया था। थानेसर के ही वो राजा थे।
तो इसके अंदर जब हम हमारे हरियाणवी कलाकार, जब भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, वो हरियाणा की स्थापना को 1966 से ही मान लेते हैं, जबकि 1966 तो हमारा आजादी वर्ष है। 1857 की क्रांति में भाग लेने की वजह से हमें प्रताड़ित करने के लिए, हमें विकास की दौड़ से पीछे रखने के लिए पंजाब के साथ जोड़ दिया गया, जो पंजाब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। तो वो एक सजा के तौर पे हमें वहां से जोड़ा गया था। तो वो कला, ऐसा क्या हुआ कि वो जो हमारे कलाकार हैं, उनकी मानसिकता इतनी छोटी सी हो गई कि वो सिर्फ आज सिर्फ खटोला ही नहीं है, वो रंगों के अंदर भी उलझ के रह चुके हैं। और वो बहुत वुमेन को, चलो अगर मैं खटोले की बात छोड़ भी दूं, तो तने मारी छोरी, तने मारी गाल बिठा दी, छोरी तेरी तागड़ी यूं है, छोरी तेरा कुल्ला न्यू है, छोरी तेरा फलाना न्यू है। और यहाँ पर वो धरती रही है जहां लक्ष्मी चंद ने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान लिखा था। उन उनके अंदर क्यों ऐसी ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये एक दो चीजों को छोड़कर आगे लिख ही नहीं पाते हो? राजनारायण। जी, जी। ये बिल्कुल शिक्षा की कमी मानता हूँ, क्योंकि जो राइटर अभी पिछले 4-5 सालों में तेजी से बड़े उभर कर आए हैं, वो कुछ बाहर के भी हैं, हमारे हरियाणा के नहीं हैं। वो हरियाणवी लिख तो देते हैं, लेकिन वो हमारे गायकों से संपर्क करते हैं। तो उन्होंने ये देखा, एक दूसरा ये मोस्टली कंपनियां ना मोहाली में है। तो वो राइट। कंपनियां क्या करती हैं कि कोई अच्छा गीत अगर आएगा तो उसको कहेंगे जी इससे इतने पैसे नहीं हम कमा पाएंगे, आप ऐसा करो, आप बॉन्ड साइन करो, आपको हम 15 लाख 50 लाख रुपए तक आपको देते हैं, आप है ना आने वाले 1 साल तक हमें 30 गाने दोगे और इस तरह के दोगे। अब उसको पैसे मिल के गायक को वो उसको राइटर को ढूंढेगा कि भाई इस तरह के गाने लेके आ, और वो राइटर वैसे वैसे लिखेगा, और वो किस तरह ट्रैप में फंस गए। आज हमारे गायकों को पता ही नहीं है कि वो एक ट्रैप में है, उस पैसे वाले ट्रैप में फंस चुके हैं वो। और क्या करेंगे, 5-1 लाख रुपए तक हमने भी गाने बनाए हैं, 5 लाख रुपए तक गाना बन जाता है। फिर उसकी क्या करते हैं जी, 10 लाख रुपए जी प्रमोशन लगाएंगे। अब जो हमारा बच्चा पिछले कोविड के बाद जो ऑनलाइन पढ़ाई करने की जो जिसको हैबिट हो गई है, जो अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोले रखता है, जहाँ पे इंटरनेट ऑन दिखाता है उनको, जो डिजिटल प्रमोशन करते हैं, वो वहां पे उसको प्रमोशन कर देते हैं। लो जी, किस एरिया में जहां ज्यादा इंटरनेट एक्टिव है, तो 10 लाख रुपए प्रमोशन पे लगा के उस गाने को वहां छोड़ देते हैं। और वो बच्चा बीच में रेस्ट भी लेगा, दोबारा यूट्यूब खोल लेगा, जैसे ही खोल लेगा उसके ऊपर वो गाना आएगा। तो ये बेसिकली मोहाली की जितनी कंपनियां हैं, ये उनका एक सोचा समझा षड्यंत्र है। और मेरे को हैरानी है कि इस षड्यंत्र पर आज भी बात नहीं हो रही खुल के, इसको कोई समझ ही नहीं पाया है, क्योंकि मैं तो उन ऑफिसों में कई बार गया हूं, मैंने उनको नजदीक से देखा है। और आज जब हमने ये बात कर दी तो बहुत सारे लोग इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे कि हम मोहाली की कंपनियों के ट्रैप में, और मोहाली में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, इसका कोई ऑडिट नहीं है। वो किसने खोल दी, कौन प्रोड्यूसर आ गया, उसका कौन मालिक है, किसी को नहीं पता। ये इतना माइन्यूटली, और पहली बार किसी चैनल पे मैं मानता हूं ये आवाज उठ रही है। और मैं प्रिया जी से भी पूछना चाहूंगा कि वो चौधरी बंसीलाल जी के गांव से हैं, अगर इस सिचुएशन में चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर होते हरियाणा के, तो क्या क्या करते हो? जरूर प्रिया जी बताइए इस पर। आपके सवाल में मैं भी अपना सवाल जोड़ देता हूँ। भैया जी, कभी जी। ऐसा हुआ है कि हरियाणवी गाने की वजह से आपको खुद को ही शर्मसार महसूस हुआ हो कि यार ये क्या गाने गा रहे हो तुम औरतों के ऊपर यार? ऐसी तो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा हाँ। काफ़ी बार हुआ है। वो चाहे कोई मैरिज हो, किसी भी फंक्शन में हम जाएँ, डीजे पे सबसे पहले यही सॉन्ग चलेंगे, डूंगे शब्द के बिना तो कोई सॉन्ग पूरा नहीं होता है अपने हरियाणा में। और हर शब्द के साथ आपको ये शर्मिंदगी महसूस होगी कि इससे तो कुछ पंजाबी लगा लो ताकि किसी के समझ में ही ना आए। समझ में आने वाली चीज़ का तो भट्टा गोल है ना? तो इसलिए हम सोचते हैं कि, और रही बात ये कि बंसीलाल वाली, तो बंसीलाल जी होते तो यूट्यूब पे सबसे पहले इस तरह वाले सॉन्ग को चलने, एक बार चलते ही शायद उसको वो बंद भी करवा देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे इन मामलों में। वो औरतों का, लेडीज़ों का बहुत मान-सम्मान किया करते, और इस तरह वाली बात को शुरू होने से पहले ही खत्म करने वाले ऐसे महान पुरुष थे, चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी तो जो बंसीलाल का लेखक है, सम्मान है। लेखक के ऊपर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए?
देखो मुझे लगता है कि कार्रवाई लेखक, गाने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे क्या है ये गायक है कौन-सा खटोले वाला, तो इसके शो के अंदर वहाँ पे एक आदित्य ठाकुर नाम से एक लड़के की हत्या की गई है। तो उस गाने से अभी कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं सॉन्ग से प्रेरित होते हैं। प्रेरित राइट। नहीं ये प्रेरित हो रहे हैं वायलेंस की ओर। ये उत्प्रेरित हो रहे हैं गलत कामों की ओर। ये उत्प्रेरित हो रहे हैं मैं कहीं न कहीं इसके अंदर इसको शर्मा जी को भी मानती हूँ कि इनको भी 120 बी में अंदर लो, इन पे भी एफआईआर करो। इनके शो के अंदर इस तरह की वारदात हो रही है, कहीं न कहीं ये प्रशासन की विफलता भी है। कहीं न कहीं ये अच्छा, उनके एक लिखे तो हुए गाने, उनके गाए हुए गानों की वजह से भी ये सब हो रहा है। हम वकील प्रजाति है ना, हम जो वकील बिरादरी है, हम बहुत आसानी से हर किसी को धाराएं गिनवा देते हैं कि इसके ऊपर, ताकि हमारा काम चलता रहे भाई। एक के ऊपर कोई 120 काम लगेगा चलने तो वाली दो बात नहीं। दो दो वकील तो हो ही गए। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम इसकी दूरगामी जो समाधान है, क्या हमारे दर्शक को ही इतना समझदार नहीं होना चाहिए? अब मैं रोड के ऊपर चल रहा हूँ, रोड के ऊपर गाड़ियां दनदनाते हुए चल रही हैं, अगर 2 एक्सीडेंट हो गए तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि भाई इस गाड़ियों को ही बंद कर दो। अब जुकाम होने की वजह से पंखों की फैक्ट्री के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं आप, कि सारे सब पर कार्रवाई कर दो इसलिए। क्या हमारे दर्शक को इतना समझदार नहीं होना चाहिए कि उसको ये बात पता हो कि तुझे क्या सुनना है यार, और तुझे क्या बनाना है? एक एक बहुत अच्छी बात राजनारायण जी ने बताई, जो ट्रैप वाली बात है। मैं इसको कलाकारों को कैसे समझाता हूँ कि तुम्हें ना 50 लाख का लालच देके तुमसे 5 करोड़ छीन लिए जाते हैं। तुम 5 करोड़ के आदमी थे, लेकिन तुम्हें 50 लाख दिखा के तुमसे 5 करोड़ छीन लेके, और तुम्हें पता भी नहीं लगा, तुम 50 लाख में खुश हो गए। हमारे हरियाणा में अब तक, हरियाणा की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो पंजाब से अमूमन अमूमन 30 गुना है। 30 गुना की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पंजाब तो शब्द ही इतिहास के अंदर मात्र 300 साल पहले आया, लेकिन फिर भी हमारा हर आदमी पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड है। हर आदमी हमारा पंजाब पंजाब, अगर पंजाब में आज जुराब की बात चलती है तो 3 दिन बाद हरियाणा में जुराब की बात चल जाती है। गुरदास मान ने गाना लिखा था, रंगला पंजाब होए घर दी शराब होए, और यकीन मानिए उस गाने को सुनने के बाद पंजाब के हर घर में शराब निकलनी शुरू हो गई थी। और उसको दूरगामी परिणाम क्या हुए कि वो उस शराब को बेचने भी लग गए, और जब उसमें अल्कोहल का जो कंटेंट है वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो लोग अंधे होके मरने भी लग गए वहां पे, क्योंकि कच्ची शराब पियोगे तो मरोगे। और यही सारी बातें अब हरियाणा के अंदर भी आ रही हैं। हमारा ऐसा कौन सा कलाकार है, क्योंकि मैं जब सारे के सारे कलाकारों पे नजर डालता हूं, तो हमारा ऐसा कोई कलाकार मेरे को इस वक्त पर नजर ही नहीं आता, जो कलाकार सही मायने में हरियाणा को जानता भी हो, जो कलाकार सही मायनों में हरियाणा को गा भी रहा हो, और जो कलाकार प्रेरित करने के लिए गाए। मैं ये नहीं कहता कि कलाकार अपनी कल्पनाओं को मार दो, लेकिन उन कल्पनाओं के, महिला की सुंदरता के बारे में अगर आप लिख रहे हो, तो उसकी सुंदरता में और बहुत चीजें हैं। उसके विचार सबसे सुंदर हैं, उसके थॉट्स हो सकते हैं सुंदर, उसकी बोलचाल सुंदर हो सकती है, सिर्फ उसके अंगों का ही बखान कर देना ये कोई सुंदरता नहीं है। और हम कोई एक स्पेसिफिक टारगेट करके किसी कलाकार को बात नहीं कर रहे हैं। मासूम भी मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, और मासूम के साथ हमें कोई खटोले से कोई इशू नहीं है मेरे भाई। हमें इशू है उस हर ऑब्जेक्टिफाई कर देने से, जहां पर आप बच्चों को मात्र और मात्र बंदूक के दम पे हीरो बनना सिखा रहे हो। हमें दिक्कत है हर उस गाने से जिस गाने में आप औरत को मात्र और मात्र सेक्सीफाई करना सिखा रहे हो। हमें दिक्कत है हर उस गाने से जहां आप रंग भेद की बात कर रहे हो। काला रंग बहुत सुंदर है, और ऐसा नहीं कि हर चीज पर। मैं ना प्रिया से एक बात पूछना चाहूंगा, पीछे ना MC स्क्वेयर का एक गाना आया था, ठीक है, लाडो, कि लाडो तेरा रंग का, लाडो का है कि मेरा रंग काला, मेरा रंग काला। अब इस गाने के ऊपर भी बैन करने की आवाजें उठी थी। उन्होंने कहा कि लाडो का मतलब तो बेटी होता है, तो बेटी के लिए कैसे ऐसे? भाई लाडो का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले मैं दोनों मेरे जो अतिथि हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हर चीज के ऊपर तर्क संगत मांग के साथ में ऐसी भी मांग कर देना, क्या ये भी लाजमी है कि लाडो? खाप पंचायतों ने आधिकारिक रूप से, कुछ मूर्ख लोगों ने खाप पंचायत का नाम लेके इस गाने को भी बैन करने का नाम लिया कि इस गाने को बैन कर दो, क्योंकि तो लाडो वर्ड जो उसको गलत तरीके से बोल रहे हैं। राजनारायण जी। देखिए, इतना ज़्यादा ये विषय मेरी नॉलेज में तो नहीं आया, लेकिन कुछ जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे शायद इसकी आवाज़ उठी होगी। और देखो, सबको अपनी राय देने की स्वतंत्रता है, तो सब अपनी राय देते हैं, लेकिन हम तो जो सोसाइटी के लिए
जो लग रहा हो कि ये तो बिल्कुल जैसे एक एलोपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी होती है, तो तीनों की दवाओं का अलग अलग असर होता है। तो जब आपको सर्जरी करनी पड़े तो एलोपैथी की जरूरत पड़ती है। तो मेरे को लग रहा है कि अब इस समय में सर्जरी की जरूरत है, और सर्जरी हमारे जो जड़ है जो वो है राइटर, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। सिर्फ 10-15 आदमी ही पूरे हरियाणा में जिनको समझाया जा सकता है, नहीं समझाया माँ व उसके तो उसको कानून की उस जो होती है हमारे कानून में प्रावधान है, उनसे उनको चेताया जा सकता है, ना मानने तो फिर उसको कन्विक्ट कराया जा सकता है। तो हमेशा एक सामाजिक व्यक्ति होता है, एक वकील, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। जी। आज दर्शकों के बड़े मजे आ रखे होंगे, क्योंकि जिस तरह से बातों के गुलछर्रे आज एडवोकेट तीनों मिलके उड़ा रहे हैं, तो दर्शकों के लिए बड़ा मनोरंजक है वो। तो लाडो शब्द पर एडवोकेट प्रिया लेगा जी, आपका क्या कहना है कि लाडो शब्द जो है, और उस गाने को भी जब बैन करने की मांग उठी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना लाडो शब्द एक बड़ा प्यारा शब्द है। हमारी है? संस्कृति में हमेशा जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हो गए, फादर हो गए, ताऊ हो गए, अपनी बेटी को, अपनी गुड़िया को हमेशा लाडो शब्द से बुलाते हैं। तो ये शब्द अगर इस पे अगर कोई बैन करने की बात कर रहा है, तो शायद फिर उन्होंने उससे ज़्यादा कोई और सॉन्ग सुने नहीं होंगे। तो उनको उससे ज़्यादा जो सॉन्ग आज के दिन जो अश्लीलता वाले या नग्न एक जा रहे हैं, ऐसी इमेज वाले, ऐसे बात जो आ रही है गानों के अंदर, तो उनको एक बार वो भी ज़रूर सुनवाए जाएँ, क्योंकि ये शब्द तो कुछ भी नहीं। और जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, तो मैं कह रही हूँ कि एक बार उनको यूट्यूब लिंक जो एक ये गाने एक जो चल रहे हैं ब्लेंडर 12 बजे तक चले ब्लेंडर उसकी क्या ये इस तरह वाले गाने उनको सुनाओ, ये वाले बैन तो करवाओ। क्यों लाडो शब्द के पीछे पड़े हो? क्या लाडो आपको नाम से ये तो नहीं लग रहा योजना है भी कि चल रही हैं। क्या हमारे आपको ये नहीं बीजेपी लगता सरकार में, हमारी प्रिया सरकार में लाडो नाम से योजनाएँ हैं। प्रिया और राजनारायण जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि हम धीरे-धीरे भोजपुरी बनते जा रहे हैं और हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं? आज अगर आप भोजपुरी गानों को सुनोगे तो आप सुन नहीं सकते, लेकिन हम उसी पैटर्न पे चलते जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे, तो हम भी वही समाज बन जाएँगे, भोजपुरी समाज, जहाँ पर अश्लीलता इतनी सामान्य हो चुकी है कि 5 साल की जो गुड़िया है, वो बहुत ही अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। क्या कहेंगे आप इसके भविष्य के बारे में? अब देखिए जो वक़्त की संख्याएँ हैं वो इशारा कर रही हैं हमें बातें समेटने का। तो इस बात पर मैं आप दोनों के क्लोजिंग रिमार्क्स यहाँ पे चाहूँगा। जी, बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा माँग उठ रही थी, और अभी हरियाणा सरकार ने हरियाणवी बोली को लेकर जो फैसला लिया है, तो मैं पूरी तरीके से मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में सरकार सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ये ऐसा प्रावधान बना देगी कि मुझे नहीं लगता कोई राइटर इस तरह के गीत दोबारा लिख के दे देगा, और जो आ चुके, क्योंकि इनकी अभी तो 15 ही गाने बैन हुए हैं, 100 गाने हैं लगभग, और 100 गाने के बाद और भी लिस्ट बन जाएगी। तो हमने इन छोटा को नहीं, राइटर नहीं, इनके एक-एक गाना जब तक बैन नहीं मैं हो लेगा। बतौर राइटर, देखिए मैं राइटर हाँ, हूँ, मैं हरियाणवी गाने लिखता हूँ, मैं हरियाणवी भाषा के बारे में लिखता हूँ, और मैंने अभी तक अपना सिर्फ एक ही गाना बेचा था जो मतलब मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया था, और मेरा भाग्य था कि राजनारायण जी उस गाने के सहभागी रहे। भाई रे मन भूल ना जाइयो तम, ठीक है। लेकिन जब आप है ना 15,000 में गाना लिखवाने निकल जाते हो मार्केट में, मेरे पास उसके बाद बहुत सारे ऑफर आए, तो मैंने कहा मैं 1.5 लाख से कम गाना नहीं लिखता, क्योंकि जो किताबें मैंने खरीदी है ना, उन किताबों में मेरे 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तब जाकर हरियाणा को मैं इतना जान पाया हूँ। मैंने लाखों रुपए की यात्राएं की हैं, तब जाके मैं इतना जान पाया हूँ। तो भाई साहब, अगर आप 15,000 रुपए लेके और आईफोन प्रो मैक्स निकले लेने के लिए निकलोगे, तो माफ कीजिए, आपको आईफोन प्रो मैक्स नहीं, आपको टेक्नो के ही फोन मिलेंगे। ये बार बार आप राइटरों के बारे में बात कर रहे थे, मैं देता हूँ लिख के, लाइए आप कौन से सिंगर को लेके आ रहे हैं, लेकिन जी, अगर अच्छा देव माल भाई, चाहिए। जब वो गीत आपने लिखा था तो वो पैसे के लिए नहीं लिखा था, वो एक हाँ, इमोशंस वो थी, मैंने पैसे के लिए नहीं लिखा ठीक था। है? और पैसे बाद के की लिए डील खड़ा बताऊँ। आप न्याय नहीं कर सकते कलम के साथ। आप जब ये तो जो आर्टिस्ट तो पैदा होता है, उसको बनाया थोड़ी जा सकता है। नहीं, खिलाड़ी तो बिल्कुल आप राइट। बना सकते हो, एक अधिकारी, एक आईएएस आप बना सकते हो, कलाकार नहीं बना सकते। तो वो वो गाना आशीर्वाद अच्छा। करते हैं। दूसरा, आप खेल के मैदान में जाएगा खिलाड़ी, तभी तो अपनी प्रतिभा दिखाएगा। तो कलाकारों के लिए स्थान बना हुआ है बॉलीवुड, आप वहां जाइए,
ये जो हरियाणा में रह के बिना सुर के और बेसुरे जो गीत, बेसुरे जो संगीत के साथ हमें सुनाए जाते हैं जबरदस्ती, जब ये जाएंगे वहां पे बॉम्बे में तो इनको पता लग जाएगा, दाल रोटी का भाव पता लग जाएगा। ये यहाँ बॉम्बे रह के पहुंचे। ही सारा बकवास कर रही समुद्र है। के अंदर मेंढक तैरते नहीं देखे जाते राजनारायण जी। मेंढकों के तैरने के लिए कुएं निर्धारित किए गए हैं और बॉम्बे बहुत बड़ा समुद्र है। तो और मैं मेरे सारे साथियों से कहूंगा कि अगर किसी कलाकार में इतना दम है कि वो चाहता है वो अच्छे राइटर के साथ जुड़े, तो उसको फिर पैसे भी उसी हिसाब से देने पड़ेंगे। एडवोकेट प्रिया लेगा जी, आपके जो क्लोजिंग रिमार्क्स इस पे क्या रहेंगे? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम इस चीज को सुधार सकते हैं? मेरी नज़रों में मुझे ये चीज़ अब तक समझ में आई है जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इनको सुधारने के लिए जैसे अभी पंघाल साहब ने कहा है कि इनको बैन करना चाहिए और इनको बैन करने में हम जितनी ताकत अपनी झोंक सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। और मैं फिर भी ये कहूँगी कि अगर किसी को हरियाणवी सॉन्ग सुनने ही हैं, तो हमारे यहाँ के डीसी साहब हैं महावीर कौशिक जी, उनकी रागनी सुन लो, वो बड़ी अच्छी रागनी गाते हैं। कम से कम इस तरह वाले जो फद्दू कलाकार हैं, जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो बकवासबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने अहिंसा को अपना हिस्सा बना रखा है जीवन में, कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर फिल्टर की हुई जो रागनियां हैं, जो बहुत बढ़िया रागनी है, हमारे डीसी साहब गाते हैं, आप उनकी सुन के देखिए। अरे अगर नहीं, रागनियां क्या सुननी है, अगर हरियाणवी कल्चर को देखना है, तो आप उनको क्या प्रमोट कीजिए। हम जैज़ भी सुनते हैं, हम पियानो भी सुनते हैं, हम हिप हॉप भी सुनते हैं, मार्लिन ब्रैंडो भी सुनते हैं, अमेंडा विलियम्स भी सुनते हैं। तो संगीत की अच्छा साथियों, मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि बैन कल्चर, किसी भी चीज़ को बैन कर देना उसका समाधान नहीं है। हमारे देश में हमने पोर्न बैन कर दी है, तो क्या पोर्न बैन करने से बलात्कार रुक गए? नहीं रुके। चौधरी बंसीलाल ने खुद शराब बंद कर दी थी, क्या शराब बैन करने से शराब रुकी थी? नहीं रुकी। हमें हरियाणा को जानना होगा कि असल हरियाणा क्या है। और जब आप असल हरियाणा को जान लोगे तो आप देखेंगे कि इस असल हरियाणा में बंदूक के दम पर कभी भी बदमाशियां नहीं चली और हरियाणा में बदमाशी कभी चली भी नहीं है। हरियाणा में जो देवियां हैं उनको देवी ही माना गया है, उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है। तो मेरे साथियों, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी संस्कृति को जानिए। राखीगढ़ी 8,000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक स्थल है, इसकी खुदाई हुई, इसको देखने के लिए आइए। उन लोगों से मिलिए जो लोग हरियाणा को जानते हैं। राजनारायण पंघाल जैसे सीनियर कलाकार जो हैं, इनसे जुड़िए, ये बताएंगे आपको कि अच्छे-अच्छे लेखक कहाँ पाए जाते हैं। और ये सही कह रहे हैं कि बॉम्बे जाइए, बॉम्बे में जाके आपको समुद्र मिलेगा, उस समुद्र में 2-4 गोते लगाइए, हो सकता है कि आप मेंढक से बदलकर शार्क भी बन जाएं। एमसी स्क्वायर भी हमारे हरियाणा से ही था, फैजल परिया भी हमारे हरियाणा से ही था, बादशाह भी हमारे हरियाणा से ही था। ये तो वो नाम है जो आज के दिनों में प्रचलित नाम है। इसके अलावा हरियाणा जो है वो बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है, बुद्धिजीवियों का केंद्र रहा है। मैं आप सब दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर हमें इतने लंबे वक्त तक सुना और ये बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही एक दूसरे के साथ में सौहार्दपूर्ण माहौल में ऐसी बातचीत हुई है। तो मैं अपने दोनों के दोनों अतिथि, दोनों के दोनों जो मेरे एडवोकेट और मेरे अधिवक्ता साथी हैं, एडवोकेट राजनारायण पंघाल जी और एडवोकेट प्रिया लेगा जी, आप दोनों का भी मैं दैनिक अंगारा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।